बच्चों फटाफट से ऐसा करते हैं बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चैप्टर के। तो बेटा देखो, इसमें सबसे पहले बेटा जो पोर्शन आता है बेटा, वो क्या आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा कौन सा पोर्शन आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बेटा मेरे को बताना है कि किसी भी करंट के कारण बेसिकली बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो बेटा यहां पर बेटा सबसे पहला जो लॉ आता है उसका नाम होता है बायोट-सावर्ट लॉ। क्या लॉ आता है बेटा, बायोट-सावर्ट लॉ। पोजीशन वेक्टर r पे अगर मेरे को फील्ड लिखनी है डीएल एलिमेंट के कारण, तो बेटा वो क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीबी। जो छोटी सी फील्ड आती है वो क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। डीएल इधर है, आर इधर है, डीएल क्रॉस आर अंदर को आएगा। किधर को आएगा, यहाँ पे अंदर को आएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, या आप ऐसे कह सकते हैं डीएल इधर है, आर इधर है, डीएल क्रॉस आर अंदर है। याद हो गया। तो ये हो गया बेटा मतलब बायोट-सावर्ट लॉ, है ना। इसी को से बेटा हम इंटीग्रेट करके रिंग की फील्ड निकालते हैं, लाइन करंट कैरिंग वायर की फील्ड निकालते हैं। स्ट्रेट वायर है अगर, और अगर θ1 θ2 अपोजिट साइड है ना, ये θ1 और θ2 एंगल्स हैं, है ना। और अगर ये फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कैपिटल आर, क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर। तो बेटा यहां पर इसकी फील्ड क्या थी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। और अगर θ1 θ2 ऐसे आ जाए, है ना, मान लो यहां पर हो, ये θ1 है और ये θ2 है, θ1 और θ2 सेम डायरेक्शन में हो, तो बेटा तो फील्ड कितनी आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ2 माइनस साइन θ1। यही प्लस के बदले क्या आ जाएगा बेटा, फिर माइनस आ जाएगा, है ना। साइन θ2 माइनस साइन θ1, साइन θ2 माइनस साइन θ1, ये θ2 और ये θ1 इस केस में, है ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ2 माइनस साइन θ1, मतलब साइन ऑफ बड़ा एंगल माइनस साइन ऑफ छोटा एंगल, अगर दोनों सेम साइड, अगर दोनों सेम साइड। ये फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण आ गई। अब बेटा बात आती है रिंग की। रिंग की जो फील्ड आती है बेटा वो कितनी, अच्छा सॉरी, अभी इनफाइनाइट वायर की, इनफाइनाइट वायर की फील्ड कितनी आती है बेटा बताओ। θ1 θ2 दोनों क्या हो जाएंगे 90, तो साइन 90 साइन 90 2 हो जाएगा मिलके, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इनफाइनाइट वायर की फील्ड आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इधर को किधर को आएगी, अंदर को, और इधर से करंट के डायरेक्शन थंब को रखते हैं, बाहर को आएगी फील्ड, यहां पे अंदर को। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर अंदर, यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाहर। मेरे को याद है, मेरे को म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फील्ड समझ में आ गई, पक्का आ गई। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फील्ड होती है इनफाइनाइट वायर के। अच्छा सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण जितनी इसके कारण आनी उतनी नीचे के कारण, तो बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ, मतलब एक एंगल 0 और एक एंगल 90, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 0 प्लस साइन 90 हो जाएगा, प्लस वाले फॉर्मूले में देखेंगे ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 0 प्लस साइन 90 क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो बेटा फाइनाइट वायर θ1 θ2 ऊपर नीचे वाले, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, सेम डायरेक्शन में साइन θ2 माइनस साइन θ1 आ जाएगा। और अगर इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और अगर सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन। अब बेटा रिंग के कारण फील्ड, रिंग के कारण फील्ड सेंटर पे क्या आती है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। अगर एक टर्न है, अगर n टर्न्स होंगे तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर इनटू n, क्या दो आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, ये सेंटर पे फील्ड आ गई। ये क्या गई, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, ये सेंटर पे फील्ड आ गई, है ना। दोस्तों अब देखो बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, म्यू नॉट आई बाय 2 आर ये सेंटर पे फील्ड आ गई, है ना। अब बेटा अगर एक्सिस पे कोई पूछे, एक्सिस पे कितनी आती है रिंग की फील्ड, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे कह दो आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई एक्सिस पे। रिंग की एक्सिस पे जो फील्ड आती है बेटा वो आती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पूर्णिमा बेटा सुनते जा रहे थे, ध्यान से बोलते जाओ साथ साथ में, ठीक है। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और बेटा अगर कोई कहता है कि रिंग का एक पोर्शन है, अब सेंटर पे फील्ड लिखनी है, तो बेटा कितनी आएगी, सबसे पहली बात बेटा करंट इधर को, तो फील्ड अंदर को आएगी। और कितनी आएगी, थीटा एंगल के कारण म्यू नॉट आई बाय 2 आर होती है पूरी रिंग के कारण, म्यू नॉट आई बाय 2 आर होती है 2 पाई एंगल के कारण। तो 1 एंगल के कारण क्या आएगी, अपॉन 2 पाई, और थीटा के कारण क्या आएगी, इनटू थीटा। तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर इनटू थीटा बाय 2 पाई, म्यू नॉट आई बाय 2 आर इनटू थीटा बाय 2 पाई, म्यू नॉट आई बाय 2 आर इनटू थीटा बाय 2 पाई। क्या दो आ गया समझ में। अब बेटा देखो बेटा मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से। जैसे मान लो कोई कहता है कि इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, यहां से बेटा करंट आ रहा है, ये एक सर्कल में घूमा, ये जस्ट टच होने वाला था कि यहां से, मतलब ये आप मान ले कंप्लीट एक रिंग है ना। अब बताना है कि यहां पर बेटा फील्ड कितनी होगी। तो यहां फील्ड कितनी होगी बेटा, ये बन गई इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और इसके कारण म्यू नॉट आई बाय 2 आर बाहर को। तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर बाहर को आएगी फील्ड,
और म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर अंदर को, म्यू नॉट आई बाय 2 आर बाहर को आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर अंदर को। क्या तो आगे समझ में यार, पक्का आगे समझ में है ना, ये फील्ड आ गई है ना। और दोस्त अगर मान लो कि मतलब किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर हमको बना के दे सकते हैं, हमसे फील्ड पूछ लेंगे, दो चीजों की फील्ड आपको सम करके बता देनी होगी है ना। मैं जस्ट एक बार कॉन्सेप्चुअली बेटा बस खाली चैप्टर अपना खत्म कर रहा हूं। अच्छा, अगर मान लो ट्राइंगल है और किसी एक वर्टेक्स से अगर करंट आता है और दूसरी वर्टेक्स से निकलता है, अब पहले तो ये बताओ, अगर सेंटर पे फील्ड अगर मेरे को बतानी है तो इस वायर के कारण क्या आएगी यहां पे फील्ड, क्यों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, डीएल भी इधर को आर भी इधर, तो डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा 0। हेमा बिंदु समझ में आ रहा है बेटा। और इसके कारण क्या डीएल इधर को आर वेक्टर इधर को, डीएल क्रॉस आर फिर से 0 क्योंकि डीएल आर साइन 180, डीएल आर साइन 180। क्या तो आगे समझ में यार। तो इस पोर्शन के कारण बेटा फील्ड 0 आएगी सेंटर पे, मतलब एक स्ट्रेट वायर के कारण उसी की लाइन पे फील्ड 0 होती है, एक स्ट्रेट वायर के कारण उसी की लाइन पे फील्ड 0 होती है। अब बेटा सोचो, अब ये रेजिस्टेंस क्या है 2R और ये क्या है R, और ये है पैरेलल में, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 लगेगा। तो मान लो इसमें करंट I जा रहा है, तो I इंटू 2R बराबर 2I इंटू R आएगा। अब 2I को मैं क्या बोल सकता हूं, दो वायर कैरिंग करंट I एंड I, तो दो वायर के कारण अंदर को आएगी और दो वायर के कारण बाहर को, तो टोटल क्या हो जाएगी 0। ऐसे हर एक, खाली ट्राइंगल में नहीं, स्क्वायर में, रेगुलर पॉलीगन कोई भी हो, एक वर्टेक्स है दूसरे वर्टेक्स से, टोटल फील्ड अंदर क्या आएगी 0। मेरे को ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन लगता है आने के लिए कि अगर किसी भी एक पॉलीगन में एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स से निकल जाए, रेगुलर है ना, यूनिफॉर्म होना चाहिए, सारी साइड्स बराबर वाला पॉलीगन अगर होगा, तो एक वर्टेक्स है दूसरे वर्टेक्स से निकले, नेट फील्ड अंदर 0 आएगी। सर्कल में किसी भी जगह से अगर करंट एंटर करे है ना, यहां से एंटर कर रहे हैं है ना, और यहां से मान लो 90 से लीव करे, किसी भी एंगल से, मैं नहीं कह रहा हूं यहां से 90 से, किसी भी थीटा से लीव करे, तो नेट फील्ड क्या आती है सेंटर पे 0। देखो इन दोनों के पोर्शन के कारण तो आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि करंट वायर के कारण उसी की लाइन पे फील्ड 0 आती है, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब होती है, डीएल के कारण फील्ड, और डीएल क्रॉस आर बन जाता है 0, डीएल क्रॉस आर क्या बन जाता है 0 बन जाता है, डीएल आर साइन 0 या डीएल आर साइन 180। अब बेटा सोचो, इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका 3R होगा, इसमें करंट I जाएगा तो इसमें 3I जाएगा। अब 3I को आप कह सकते हैं I वाली 3 वायर, तो पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 तो बन गया, और ये अकेला 3 पाई बाय 2, तो टोटल बेटा क्या आ जाएगी बेटा फील्ड 0। जस्ट फील करा रहा हूं बेटा, अगर कोई कह देगा सर्कुलर रिंग है यूनिफॉर्म वायर की, तो बेटा किसी भी एंड से और किसी भी एंड से निकले, नेट फील्ड सेंटर पे क्या आ जाएगी 0। पर बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, अगर वो ये कह देता है सर्कुलर ही पर यूनिफॉर्म रिंग नहीं है, रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, रेजिस्टेंस इसका भी R है और इस ब्रांच का भी R है, तो अगर इसमें करंट I जा रहा है, मान लो I करंट आया, तो बेटा इसमें I बाय 2 जाएगा, इसमें I बाय 2, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। अब फील्ड 0 नहीं हो पाएगी, अब फील्ड 0 नहीं हो पाएगी। तो बेटा यूनिफॉर्म वायर में जब रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब फील्ड 0। अब इस पाई बाय 2 की फील्ड ना इस पाई बाय 2 से तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाला पाई बाय 2 वाला बाहर को फील्ड देगा, ये वाला पाई बाय 2 वाला अंदर को, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो इसके कारण फील्ड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, पूरी रिंग के कारण थी म्यू नॉट I बाय 2R, आधी रिंग के कारण म्यू नॉट I बाय 4R, पर उसमें करंट भी I बाय 2, तो म्यू नॉट I बाय 2 अपॉन 4R, ये नेट फील्ड आ गई सेंटर पे। खाली इसके कारण आई क्योंकि इस वाले का इस वाले से कट गया, क्योंकि बेटा इसकी फील्ड बाहर को थी, इसकी अंदर को थी, हाँ ना बोलो यार। तो बेटा ये हो गई बेटा अपने, मतलब कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए जो कि किस पे बेस्ड होते हैं बेटा, इस पे बेस्ड होते हैं कि रिंग और स्ट्रेट वायर के कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहते हैं, है ना। इसके बाद बेटा एक्सेस पे भी हमने आपको बता दी। अब बेटा आता है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ बेटा क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स करंट। बी डॉट डीएल का समेशन होता है म्यू नॉट आई। बी डॉट डीएल का समेशन क्या होता है, बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल होता है दोस्त म्यू नॉट आई, है ना। बागा बेटा भाग के आएंगे एक बार दोस्त। तो बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल होता है म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, म्यू नॉट आई इन। बेटा अब देखो मेरी बात सुनो, अगर कैसा भी मैंने एक इमेजिनरी लूप ले लिया, मान लो इसमें करंट I1 जा रहा है, I1 है ना, और I2 निकल रहा है ना, और I3 जा रहा है ना। तो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, बेटा अगर मैंने लूप ऐसे माना, मान लो ऐसा वाला लूप लिए दोस्त, मेरी बात सुनो ध्यान से बागा भाई, यहां पर अगर बेटा लूप ऐसे, तो बेटा पॉजिटिव करंट किसको लेंगे, I1 को और I3 को। I2 क्या हो जाएगा नेगेटिव करंट, I1 क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा नेगेटिव करंट। तो यहां पर बी डॉट डीएल का समेशन क्या बन जाएगा, बी डॉट डीएल का समेशन, अच्छा मान लो यहां पर भी एक वायर हो I4, तो उसके कारण
बी तो देखो इस तरफ कोई चेंज नहीं आएगा, पर बी में चेंज आएगा। बी नेट फील्ड है, बी खाली अंदर वाले की नहीं है। ई डॉट डी एस का समेशन चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन बाय ई टोटल फील्ड है, खाली अंदर वाले की नहीं है, लेकिन फ्लक्स में केवल अंदर वाले का आता है, बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन जीरो। वही यहां पर भी केस है। तो बेटा यहां पर क्या आएगा, बी डॉट डीएल का समेशन है म्यू नॉट टाइम्स I1 प्लस I3 माइनस I2। बेटा जिस डायरेक्शन में आपने लूप लिया है बेटा उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए। आउटस्ट्रेच थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, है ना। तो पॉजिटिव करंट कौन सा हो गया, I1 I3। बेटा कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन इन विच वी ट्रैवर्स द लूप, है ना। आउटस्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, आउटस्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे बेटा, ये तो एडवांस में भी क्वेश्चन आया था, मतलब वहां पर आपको 2-3 करंट दिए थे और 2-3 लूप के लिए बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल पूछा था। 4 मतलब उनके लिए 4 ऑप्शन और 4 क्वेश्चन, पर बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था। म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज करना था हर एक में, है ना। 5-6 करंट थे, किसी में एक ही करंट था, किसी में 2 करंट थे, किसी में 3 करंट थे, बस प्लस माइनस करंट का ध्यान देना था। दे पाएंगे? तो बेटा ये हो गया बेटा एम्पियर्स लॉ। ये क्या हो गया, एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ की मदद से बेटा हम इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की फील्ड निकालते हैं। डेरिवेशन कोई मेरे से पूछे ना, इसलिए बेटा मेरे को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या क्या, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर। क्या होती है बेटा, हॉलो सिलेंडर के अंदर, हॉलो सिलेंडर के बेटा अंदर फील्ड क्या होती है, जरा जल्दी बोलेंगे। हॉलो सिलेंडर के अंदर फील्ड होती है 0। क्या होती है बेटा, 0। और बाहर क्या होती है बेटा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर। बाहर फील्ड क्या होती है बेटा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर, है ना। बिल्कुल करंट कैरिंग वायर की तरह। हॉलो सिलेंडर के अंदर फील्ड क्या होती है, 0। बाहर क्या होती है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर। सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो फील्ड होती है वो होती है बेटा आर डिस्टेंस से म्यू नॉट JR बाय 2, और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं म्यू नॉट J क्रॉस R बाय 2। अंदर प्रोपोर्शनल टू आर होती है, अंदर प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर। बाहर फील्ड क्या आती है, आउटसाइड क्या आती है, बी आउट क्या आती है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर। आई क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है सिलेंड्रिकल वायर में। आई कैसे लिखेंगे, जे होती है करंट डेंसिटी, वन एरिया से करंट, तो पाई आर स्क्वायर से करंट क्या है, जे इंटू पाई आर स्क्वायर, वो बन जाएगा आई। क्या दो आ गया समझ में यार। तो बेटा म्यू नॉट J क्रॉस R बाय 2, म्यू नॉट J क्रॉस R बाय 2। अंदर क्या होती है बेटा, फील्ड वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट J क्रॉस R बाय 2, और बाहर क्या होती है दोस्त, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर। और स्केलर फॉर्म में क्या बोलेंगे, म्यू नॉट JR बाय 2। क्या बोलेंगे, म्यू नॉट। इसके बाद बेटा सोलेनॉइड की जो फील्ड आती है बेटा वो क्या आती है, म्यू नॉट IN। क्या आती है बेटा, म्यू नॉट IN होती है सोलेनॉइड के अंदर। और बेटा सोलेनॉइड के एंड पे कितनी आती है, म्यू नॉट IN बाय 2। कितनी आती है बेटा अगर ये है सोलेनॉइड तो यहां फील्ड आती है म्यू नॉट IN। क्या आती है, और यहां पे क्या आती है, म्यू नॉट IN बाय 2, म्यू नॉट IN बाय 2। अब देखो बेटा कभी कभी ना, मतलब जैसे इनके में आया हुआ क्वेश्चन बेटा मेंस में, इसीलिए आपको बता दे रहा हूं बेटा। इनके में क्वेश्चन क्या था, कहते हैं एक हॉलो पाइप है ना, जिसमें करंट इसी तरीके से फ्लो कर रहा है, ऐसे। मतलब एक पाइप है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह। आई करंट है L लेंथ में, कह रही है L लेंथ है, तो पूछी थी अंदर फील्ड। तो जस्ट आपको बता दो बेटा, म्यू नॉट IN में IN क्या बता रहा है, I है 1 टर्न से करंट, और N क्या है 1 लेंथ में टर्न्स, N क्या है 1 लेंथ में टर्न। तो 1 लेंथ में जो करंट जा रहा है IN है। तो बेटा I करंट है, यहां पे I करंट था L लेंथ में, तो 1 लेंथ में करंट क्या जाएगा बेटा, म्यू नॉट I बाय L। बस यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड थी, मतलब ये इनके मेंस में आया था, इसलिए जस्ट बता दी, म्यू नॉट I बाय L, म्यू नॉट I बाय L। वहां पे क्या था, हॉलो सिलेंडर दिया था और कहा था म्यू नॉट जो I करंट है वो L लेंथ में जा रहा है, तो बेटा 1 लेंथ में कितना जाएगा, I बाय L। और ये 1 लेंथ का ही तो करंट है, बहुत ध्यान से देखिए, 1 टर्न में I करंट है, तो N टर्न्स है 1 लेंथ में, तो क्या हो जाएगा, NI करंट हो जाएगा। तो 1 लेंथ में जो करंट है बेटा वो IN है, तो म्यू नॉट I बाय L, म्यू नॉट I बाय L, है ना। सोलेनॉइड की फील्ड दिमाग में बैठ गई। एंड पे क्या होती है, म्यू नॉट IN बाय 2। कोई ग्राफ बनवाएगा अगर सोलेनॉइड का, तो कैसे बनेगा, ऐसा। बिल्कुल एंड पे जाके लगभग वो रिड्यूस होती है म्यू नॉट IN बाय 2, और उसके बाद तो मतलब घटती चली जाएगी, है ना। मतलब एंड पे हो गई म्यू नॉट IN बाय 2। तो कोई पूछेगा एंड पे फील्ड क्या हो गई, म्यू नॉट IN बाय 2। अगर कोई कहेगा हमारे पास सोलेनॉइड था, आधा काट के फेंक दिया, अब बताओ यहां पे फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट IN बाय 2। दोनों के कारण मिला के म्यू नॉट IN थी, दोनों के कारण मिला के म्यू नॉट IN थी। बेटा देखो जैसे जो रिंग थी ना बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें फील्ड यहां पे इधर को होती है और यहां पे इधर को होती है। पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड में जो रिंग है ना बेटा, यहां पे भी फील्ड का डायरेक्शन ये है और यहां पर भी है।
दोनों तरफ B1 B2 बेटा बराबर होते, दोनों तरफ B1 B2 बेटा बराबर होते। जस्ट ये बताना भूल गया था बेटा, यहां पर बेटा अगर एक्सिस के अलॉन्ग अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो करंट के अलॉन्ग फिंगर्स कर्ल करी बेटा, इधर को ही आएगा, दोनों तरफ इधर को आएगा, है ना। पहले जब डिराइव करा तो समझाया था, आज डिराइव कराने लायक तो समय अपने पास नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी बात आपको शायद समझ में आती जा रही है। इसके बाद बेटा दो चीजें और बचती है। टोरॉइड, टोरॉइड में फील्ड कितनी आती है? म्यू नॉट आई एन बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई एन बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई एन बाई, है ना, ये बेटा टोरॉइड है ना ये। अब बेटा यहां पर बेटा आप एम्पीरियन लूप लेते बेटा, यहां पर इस तरीके से आप निकाल लेते थे, यहां पर B0 आता है, यहां पर B0 आता है, B डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम्स करंट एन क्लोज करते तो आ जाता म्यू नॉट आई एन बाई 2 पाई आर, वेयर आर कितने डिस्टेंस पे आप फील्ड निकाल रहे हो, है ना। और एन क्या होता है यहां पे? नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, यहां पे टोटल टर्न्स है, यहां पे टोटल टर्न्स है ना। टोरॉइड में खाली बेटा जो लूप्स हैं उसके अंदर फील्ड आती है, बाहर क्या आती है? इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। क्या तो आगे समझ में यार, याद रहेगी बात। तो टोरॉइड की फील्ड भी मेरे को मालूम चल गई, सोलेनोइड की भी मेरे को मालूम चल गई। इनफाइनाइट शीट की फील्ड, इनफाइनाइट अगर मान लो कोई शीट है ना, अगर कोई शीट है ऐसी इनफाइनाइट जिसमें के करंट है पर यूनिट लेंथ, वन लेंथ में अगर करंट के है तो बेटा इधर को फील्ड आएगी इधर और नीचे को आएगी इधर। और बेटा यहां जो बी आता है वो क्या था? म्यू नॉट के बाई 2। के है करंट पर यूनिट लेंथ, दिस इज करंट पर यूनिट लेंथ। वन लेंथ में जो करंट है ना बेटा वो के, वन लेंथ में जो करंट है वो क्या? म्यू नॉट के बाई 2। कितनी आती है बेटा? म्यू नॉट के बाई 2। तो ये के क्या है? करंट पर यूनिट लेंथ। फिर से ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या है? हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सोलेनॉइड और टोरॉइड। हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सोलेनॉइड और टोरॉइड, है ना। इनफाइनाइट शीट की मैंने आपको बता दी वैसे म्यू नॉट के बाई 2 होती है। इनफाइनाइट शीट की क्या होती है? म्यू नॉट के बाई 2 होती है। इसके बाद बेटा आता है लॉरेंट्ज फोर्स, है ना। चार्ज पार्टिकल पे दो ही तरीके के फोर्स बेटा एक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दोनों को मिला के बेटा हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। क्या बोलते हैं? QE प्लस QV क्रॉस बी। क्या होता है बेटा? QE प्लस QV क्रॉस बी, QE प्लस QV क्रॉस बी। संतोष बेटा भाग के आएंगे तो QE प्लस QV क्रॉस बी, QE प्लस QV क्रॉस बी। बेटा जो लॉरेंट्ज फोर्स आता है बेटा वो क्या आता है? QE प्लस QV क्रॉस बी। क्या आता है बेटा? QE प्लस QV क्रॉस बी। संतोष बेटा समझ में आता है जरा, QE प्लस QV क्रॉस बी, है ना। तो बेटा लॉरेंट्ज फोर्स क्या बेटा? QE प्लस QV क्रॉस बी। कौन सा है बेटा? QE प्लस QV क्रॉस बी, है ना। हालांकि बेटा इसका यूज कब आएगा हमको? तो वहां पर वो कहेगा एक चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, है ना। तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? अगर कांस्टेंट स्पीड है तो नेट फोर्स क्या लग रहा है बेटा? जीरो। अगर कांस्टेंट स्पीड है संतोष बेटा नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो जितना QE होगा उतना ही QV क्रॉस बी होगा, जितना QE होगा उतना ही। मान लो कोई कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो ईस्ट में है तो बताओ, और वेलोसिटी जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी है नॉर्थ में, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर को होनी चाहिए ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए? QE इधर को है, QV भी इधर को आना चाहिए। तो B तो अंदर को होगा, QV क्रॉस भी तभी तो इधर को आएगा, है ना। तो B किधर को आएगा बेटा इस केस में? अंदर को। क्या पहचान पाएंगे डायरेक्शन? तो बेटा QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B वेक्टर को आपको जीरो कर देना अगर आप चाहते हैं पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में जाए तो। अब बेटा अब अगली बात आती है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा है मैग्नेटिक, अच्छा ये बात दिमाग में रहेगी, QE और QV क्रॉस भी जीरो हो गया, पाथ स्ट्रेट लाइन। ये बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहां से बेटा QE QV भी बराबर करते हैं तो V आ जाता है E बाई बी। V क्या आ जाता है? E बाई बी। अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो QE और QV भी अगर बराबर करेंगे तो वहां से V क्या आ जाएगा? E बाई बी, है ना। ये बेटा कई बार यूज होगा, है ना। इसका क्वेश्चन कई बार आता है आपके मतलब नीट में आने लायक रहता है ना, और बड़ा लल्लू सा क्वेश्चन होता है। अब बेटा इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो बेटा मोशन कैसा है? अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं, खाली मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में तो QV क्रॉस बी फोर्स आता है। कैसा फोर्स आता है? QV क्रॉस बी। V जीरो तो फोर्स क्या आएगा? जीरो। तो फिर वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है या अपोजिट है तो बेटा वो कांस्टेंट स्पीड से उसी स्ट्रेट लाइन पे चलता चला जाएगा, क्योंकि QV क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, क्योंकि V और B बेटा पैरेलल है या एंटी पैरेलल। तो QV क्रॉस बी क्या बन जाएगा दोस्त? जीरो बन जाएगा। QV क्रॉस बी क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। QV भी साइन जीरो भी जीरो होता है और QV भी साइन 180 भी जीरो होता है। तो दोनों केस में हमको क्या मिल जाएगा? जीरो। दोनों केस में क्या मिल जाएगा? जीरो। दोस्त समझ में आ गया? तो QV भी साइन जीरो भी जीरो हो जाएगा, QV भी साइन 180 भी जीरो हो जाएगा। मुकेश समझ में आ गया? तो अब बेटा अगर मान लो परपेंडिकुलर है तो बेटा परपेंडिकुलर अगर फेंक दिया तो बेटा फिर कैसी पाथ आती? बोल देंगे मुंह से फटाक से, सर्कुलर। कैसी पाथ आती है?
सर्कुलर, क्योंकि QVB फोर्स इधर को आएगा। और बेटा अगर QVB फोर्स आ रहा है, m मास की बॉडी v स्पीड से r रेडियस पे घूम रही, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, जो भी सेंटर की तरफ को, बेटा अगर QVB फोर्स आ रहा है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, अगर वेलोसिटी से परपेंडिकुलर तो पाथ स्ट्रेट लाइन, सॉरी सर्कुलर आने वाली है, और रेडियस निकालने के लिए जो भी फोर्स सेंटर की तरफ को आ रहा है उसको mv स्क्वायर ओवर r के बराबर कर दीजिए, r निकाल लीजिए, r क्या आ गया mv बाई क्यूबी, r क्या आ गया mv बाई क्यूबी, r निकल के आ गया दोस्तों mv बाई क्यूबी, क्या निकल के आ गया, जो भी सेंटर की तरफ को फोर्स आ रहा है उसको मैंने mv स्क्वायर ओवर r के बराबर कर दिया। बेटा qv क्रॉस b से बेटा दो शिक्षा मिलती है ना, एक qv क्रॉस b जो है वो v और b दोनों से परपेंडिकुलर, v से परपेंडिकुलर तो वर्क नहीं करेगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। कहीं पर भी वो पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब ने कितना वर्क किया, भले एक डायामैग्नेटिक रॉड को हमने डाला सोलेनॉइड के अंदर, करंट को बढ़ाया, वो बाहर निकल रही भाग के, है ना। अब अगर वो बाहर को निकल रही है तो वर्क किसने की है, करंट सोर्स ने की, किसने की है, मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क नहीं करती। कौन, मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क नहीं करती, ये अपने को दिमाग में डालना होगा। अब मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, खाली मैं उतना जस्ट बता रहा हूं जिससे काम बनता चला जाए, है ना। अब बेटा r आ गया mv बाई क्यूबी, r क्या आ गया mv बाई क्यूबी। अब बेटा अगर कोई मेरे से पूछेगा इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, अगर ये पार्टिकल घूम रहा है तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, 2 पाई r बाई वी, 2 पाई r बाई वी। r कब ज्यादा होगा, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना रेडियस ज्यादा होगा, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना रेडियस ज्यादा होगा। तो r इक्वल टू mv बाई क्यूबी यहां पे पुट कर दोगे तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा ना बेटा वो आ जाएगा, रेडियस भी स्पीड पे डिपेंडेंट और नीचे भी स्पीड है तो स्पीड कट जाएगी, तो टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं आएगा, दैट इज टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं आएगा। रेडियस कुछ भी हो, टाइम पीरियड तो वही रहेगा 2 पाई m बाई क्यूबी, टाइम पीरियड वही रहेगा 2 पाई m बाई क्यूबी। तो ये टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m बाई क्यूबी, टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाई क्यूबी, स्पीड कांस्टेंट है, तो बेटा अगर 2 पाई घूमने में 2 पाई m बाई क्यूबी टाइम लगेगा तो थीटा घूमने में कितना लगेगा, थीटा m बाई क्यूबी। कोई भी थीटा एंगल घूमने में टाइम क्या लगेगा, थीटा m बाई क्यूबी। कोई भी थीटा घूमने में टाइम कितना लगेगा, थीटा m बाई क्यूबी, है ना। जैसे मान लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है इससे इधर इधर, है ना, और चार्ज पार्टिकल को मैंने फेंका, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, यहां पे चार्ज पार्टिकल को मैंने फेंका ये यहां से 45 डिग्री एंगल पे, तो फोर्स किधर को आएगा दोस्त, इधर को आएगा QVB, है ना, और इसके अबाउट ये घूम जाएगा। तो बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, बेटा फोर्स इधर को आएगा तो सेंटर तो इधर को ही है कहीं पे, है ना, ये भी R है, ये भी R है। अब बेटा बात ध्यान सुनिए, 45 है तो बेटा फोर्स तो है QVB जो आएगा बेटा उससे परपेंडिकुलर है, तो ये भी 45 बन जाएगा, एंड हेंस ये दोनों R है तो ये भी 45 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 90। तो पूछो कितनी देर में बाहर आ जाएगा, 90 घूमने में टाइम क्या लगेगा, पूरा घूमने में टाइम लगता है 2 पाई m बाई क्यूबी, 1/4 घूमने में 2 पाई m बाई क्यूबी बाय 4, 2 पाई m बाई क्यूबी बाय 4, क्या तो आ गया समझ में यार, है ना। तो ये हो गया बेटा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो होता है बेटा चार्ज पार्टिकल का, उसकी मैंने आपको कहानी पूरी सुना दी है। सर्कुलर मोशन जो होता है चार्ज पार्टिकल, उसमें बेटा रेडियस आता है r इक्वल टू mv बाई क्यूबी, जितनी रफ्तार ज्यादा होगी उतना ही रेडियस बढ़ता जाएगा, रफ्तार डबल करोगे रेडियस डबल हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपको डबल ट्रेवल करना है डबल स्पीड से, इसलिए टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड आता है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर आता है, जिसको हम यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन में, जिसको हम यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन में। क्या होता है बेटा, ऐसे ऊपर नीचे यहां पे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं हम, है ना, और क्या होते हैं, 2 डीज होते हैं, 2 कंडक्टिंग डीज होते हैं जिसमें छोटा सा ही गैप होता है। यूज क्या करते हैं बेटा, कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो 0 होती है, और बीच में एक आयन सोर्स है बिल्कुल सेंटर पे। तो वहां से क्या होता है, जैसे ही आयन निकलता है तो उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिसके कारण वो एक डी में जाता है, फिर वो घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब वो घूमता है फिर इधर आता है, फिर से एक्सेलरेट करता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है। पर हर बार जो टाइम लगेगा, आधा ही तो घूमना है हर बार, तो हर बार आधा घूमने में टाइम लगेगा पाई m बाई क्यूबी। तो उसी फ्रीक्वेंसी का ही हम AC लगा देते हैं जो लगातार उसको उसकी स्पीड को इंक्रीज कर पाता है, उसके साथ रेजोनेंस में आ पाता है। तो हम यूज क्या करते हैं बेटा, जो टाइम पीरियड होता है बेटा, जो टाइम पीरियड होता है एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। जो टाइम पीरियड होता है चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में, पुल ऑफ बेटा आप ना मेरे को देख पा रहे ना मैं आपको देख पा रहा हूं बेटा, टाइम पीरियड जो होता है चार्ज पार्टिकल का इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड बेटा। और हम क्या करते हैं, हम क्या यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सेलरेट करने के लिए होती है, मैग्नेटिक फील्ड उसको कन्फाइन करने के लिए होती है उसी रीजन में, है ना। लगता तो है कि बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार मान लो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो इतनी दूर तक, एक्सेलरेट कर दो बेटा, लेकिन वहां पे वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, और इतने बड़े स्पेस में वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड टू कन्फाइन इट, है ना, ताकि छोटे से स्पेस में ही मेरे को वैक्यूम क्रिएट करना हो, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको एक्सेलरेट करने के लिए। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज करते हैं, और जब रेडियस जो होता है वो d के बराबर हो जाता है तो बेटा वो बाहर निकल जाता है।
इससे बड़ा तो रेडियस हो ही नहीं सकता। तो R इक्वल टू mv बाय क्यूबी से अगर आप Vmax निकाल सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो पाएगी अंदर, उसके हिसाब से आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी चार्ज पार्टिकल की जब वो निकलेगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर से वो निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा ये जो टाइम पीरियड है ना बेटा, टाइम पीरियड बेटा क्या था 2 पाई एम बाई क्यूबी। ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम इसका रेडियस बढ़ा दें और मतलब स्पीड जितनी मर्जी बढ़ाए जाए? बेटा ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है ना वो मास पे डिपेंड करता है, और मास जो होता है बेटा हम कांस्टेंट मान लेते हैं अपनी फिजिक्स में, लेकिन जैसे जैसे अगर स्पीड लाइट की स्पीड को टेंड करती है बेटा वो मास जो होता है वो भी जो रिलेटिविस्टिक मास होता है m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी केमिस्ट्री में लिखा है ना। बस अभी मैं इतना ही कहूंगा कि बेटा मास जो होता है ना वो भी चेंज कर जाता है, फिर वो रेजोनेंस में नहीं रह पाते, तो एक लिमिट से ज्यादा मैं स्पीड इसमें नहीं बढ़ा पाता हूं, ठीक है। और इसीलिए मैं इसी रीजन से ही इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं कर पाता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब यूज करता हूं एक्सेलरेट करने के लिए उसकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है, तो बेटा उसको काइनेटिक एनर्जी हम कुछ खास सप्लाई नहीं कर पाते। तो बेटा ये यूज होता है आयंस के लिए। किसके लिए यूज होता है? आयंस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद समय कितना बचा है? हो गया। अच्छा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में बेटा अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों की तरफ है और मैं थीटा एंगल पे फेंक दूं, तो बेटा v cos थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होगी, जिसके कारण स्ट्रेट लाइन आएगी, v sin थीटा के कारण सर्कुलर आएगा। अब दोनों पाथ का सुपरपोजिशन है, सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन, तो क्या ऐसी ये पाथ आ जाएगी? हेलिकल। तो अगर वेलोसिटी ना अलॉन्ग हो ना परपेंडिकुलर बीच में हो, तो बेटा पाथ कैसी आती है? हेलिकल मोशन विद यूनिफॉर्म पिच। हेलिकल मोशन विद यूनिफॉर्म पिच आती है, हेलिकल मोशन आता है विद यूनिफॉर्म पिच। ये डस्टर कहां फेंक के चला गया? हाँ, तो हेलिकल मोशन विद यूनिफॉर्म पिच। अब इस केस में होता क्या है बेटा, मेरी बात सुने ध्यान से। ये इस तरीके से जा रहा है, v sin थीटा जो स्पीड है उसके कारण तो बेटा क्या आएगा? रेडियस जो आएगा हेलिक्स का वो क्या आएगा? r इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यूबी। क्या आएगा? r इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यूबी। r इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यूबी एक चीज आएगी, r इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यूबी, है ना। और दूसरी चीज क्या आएगी बेटा? टाइम पीरियड तो बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है तो 2 पाई एम बाय क्यूबी आएगा। तो बेटा एक टाइम पीरियड में जितना आगे बढ़ता है उसको हम बोलते हैं पिच। v cos थीटा इंटू टी हो जाएगी पिच। तो मैं फिर से बोल देता हूं, रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या आ रहा है? r इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यूबी। v साइन थीटा जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है, एम वी साइन थीटा बाय क्यूबी, और टाइम पीरियड तो वही आएगा 2 पाई एम बाय क्यूबी, और एक टाइम पीरियड में जितना वो आगे बढ़ जाएगा उसको हम बोलते हैं पिच। तो पिच क्या आ जाएगी? v cos थीटा इंटू टी, है ना। और एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होता है, रेडियस ऑफ हेलिक्स अलग होता है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए तो बेटा जो भी फोर्स आता है उसको एम वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर करते हैं, उसको एम वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर करते हैं, और वहां पर निकल के आ जाता है एम वी बाय क्यूबी साइन थीटा। उसमें साइन थीटा क्या आ जाता है बेटा? नीचे आ जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप समझिए ना बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिक ये चीज है कि ये जो ऐसे बन रहा है ना पाथ, आप इसको एक वायर मान लो और उस वायर को देखो वो किस सर्कल का पार्ट है, तो वो बड़े सर्कल का पार्ट बन जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है बड़ा होता है, इसीलिए बेटा साइन थीटा जो ऊपर था वो नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में छोटी चीज आ गई तो बेटा वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। अरे कह दो आ गया समझ में यार? नहीं आया समझ में? पक्का आ गया? तो क्यू वी बी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर ओवर आर करते हैं, आर की वैल्यू आती है एम वी बाय क्यू बी साइन थीटा। ये हो गया। ये मेरे को लगता नहीं आएगा, ये रेजोनेंस वालों का फेवरेट होता है, वो लोग मतलब इस पे सवाल पूछते हैं। तो ये हेलिकल मोशन, कभी कभी हमसे कहेंगे कि हमने क्या किया कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया v पोटेंशियल डिफरेंस से, तो qv वर्क किया, उससे क्या आ गई? हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आ गई, और फिर हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया परपेंडिकुलर, तो रेडियस क्या आएगा? r इक्वल टू एम बी बाय क्यूबी से निकाल लेंगे। तो बेटा qv से वर्क निकाला, q डेल्टा v बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, v आ गए तो एम बी बाय क्यूबी से क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास रेडियस आ जाएगा, है ना। और अगर मान लो मेरे को कहता है कि हमने v पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया और हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला, अब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बताओ एक कंप्लीट सर्कल में टाइम क्या लगेगा? तो उसके लिए स्पीड मत निकालना, क्योंकि स्पीड पे तो टाइम डिपेंड ही नहीं करता, 2 पाई एम बाय क्यूबी आएगा। तो क्या आएगा? 2 पाई एम बाय क्यूबी आएगा, क्योंकि टाइम तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर को है, चार्ज पार्टिकल को इधर को वेलोसिटी दे दी, तो पाथ कैसी आएगी? सर्कुलर। कैसी आएगी? आर एम वी बाय क्यूबी, 2 पाई घूमने में टाइम लगेगा 2 पाई एम बाय क्यूबी, तो थीटा घूमने में टाइम लगेगा थीटा एम बाय क्यूबी, थीटा घूमने में टाइम लगेगा थीटा एम बाय क्यूबी। क्या दो समझ में आ गया? और अगर मान लो उसी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को स्विच ऑन कर दे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को धकेल देगी, 2 टाइम पीरियड में और ज्यादा धकेल देगी। तो यहां पर भी हेलिकल आएगा, बट विद वेरिएबल पिच, अब कांस्टेंट पिच नहीं आएगी, अब यूनिफॉर्म पिच नहीं रह जाएगी। एक टाइम पीरियड में कितना आ जाएगा? अगर हाफ ए टी स्क्वायर, तो 2 टाइम पीरियड में हाफ ए 2t स्क्वायर, हाफ ए 2t स्क्वायर। तो अगर पहली पिच अगर p आई तो दूसरी पिच 3p आएगी, क्योंकि s से 4s हो गया,
नहीं समझ पा रहे बेटा? अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, वेलोसिटी इधर को दे दी, तो बेटा ये ऐसे घूम रहे हैं। अब अगर वेलोसिटी अब वेलोसिटी तो इधर थी, सर्कुलर मोशन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, तो एक टाइम पीरियड में कितना आगे बढ़ जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। दो टाइम पीरियड में हाफ ए टू टी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा? 4 टाइम्स हो गया, 2t का स्क्वायर आ गया ना, 4 आ गया ना। तो s से 4s, दोबारा कब चक्कर कंप्लीट हुआ? 4s पे। तो पहली पिच अगर s आई तो दूसरी 3s, तीसरी 5s। तो अगर कोई पूछेगा पिच का रेशियो क्या था? 1:3:5, 1:3:5, 1:3:5, 7:9 ऑड नंबर में आता है। किस में आता है? ऑड नंबर में। तो ये हो गया बेटा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये क्या हो गया बेटा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना, ठीक है। ऐसा करते हैं, बाकी चीजें देखते हैं बाद में।